रेडिओ FTII तुमचं चॅनेल, तुमचं व्यासपीठ. श्रोताओं नमस्कार. रेडियो FTII 90.4 के स्टूडियो में मैं हर्षलाल पे आपका स्वागत करता हूं. श्रोताओं, रेडियो FTII 90.4 के स्टूडियो में आज हमने आमंत्रित किया है न्यासी ताराचंद रामनाथ सेवा ट्रस्ट की ट्रस्टी श्रीमती रुचिता राठी मैडम को. श्रीमती रुचिता राठी मैडम पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है. उन्हें वित्त, व्यवसाय, रणनीति और कॉरपोरेट प्रबंधन का अच्छा अनुभव है. उन्होंने मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से प्रबंधन की शिक्षा प्राप्त की है. साथ ही उन्होंने रेव गुरुज के साथ कार्य करते हुए व्यवसाय के विकास और रणनीतिक योजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. वर्तमान में वे ताराचंद रामनाथ सेवा ट्रस्ट के पूर्णकालिक न्यासी के रूप में कार्यरत है. वे ट्रस्ट के शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास और सतत सामाजिक सेवा से जुड़े विभिन्न कार्यों का नेतृत्व और मार्गदर्शन करती हैं. उनका मानना है कि सहयोग, नवाचार और समुदाय की भागीदारी के माध्यम से समाज में लंबे समय तक सकारात्मक और प्रभावी बदलाव लाया जा सकता है. श्रीमती रुचिता राठी सोशल वेंचर पार्टनर्स की सदस्य भी हैं. इसके माध्यम से वे रणनीतिक परोपकार और सामूहिक प्रयासों के द्वारा सामाजिक क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कार्य कर रही है. वे ऐसे सार्थक सहयोग विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है जो समुदाय को सशक्त बनाए और समाज में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन लाए. श्रीमती रुचिता राठी मैडम इनसे बातचीत कर रही हैं नीता तुपारे मैडम. ज्यादा समय न लेते हुए सीधे प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं और सुनते हैं. श्रोतेहो नमस्कार. रेडिओ FTII 90.4च्या स्टुडिओमध्ये मी तुमची रेडिओ मैत्रीण नीता तुपारे तुमचे मनपूर्वक स्वागत करते. मंडळी, गप्पा गोष्टी या कार्यक्रमामध्ये आज आपण बोलवलेले आहे किंवा आज आपण आमंत्रित केले आहे श्रीमती रुचिता राठी या मैडमला. तो अभी उनसे ही बात करेंगे और ये सब जो अभी उनके बारे में हमने सुना, तो अभी इंटरव्यू में और ज़्यादा जानकारी उनसे हम लेंगे. तो श्रोता हो, अभी बात करेंगे श्रीमती रुचिता राठी मैडम से. तो मैडम, आपका रेडियो FTII के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है. थैंक यू, धन्यवाद. मुझे यहाँ पे आके बेहद खुशी हो रही है. मैडम, सबसे पहले श्रोताओं को अपने बारे में बताइए और साथ ही ताराचंद रामनाथ सेवा ट्रस्ट क्या काम करता है उसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को जानकारी दे. तो पहले तो थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए. आपने मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी कर ही लिया है, तो मेरे पास और कुछ ज़्यादा बोलने को नहीं है. बट मैं ताराचंद रामनाथ सेवा ट्रस्ट की ट्रस्टी हूँ और मुझे यहाँ पर काम करने में बड़ा मज़ा आता है. ताराचंद रामनाथ सेवा ट्रस्ट में हमारे पास 3 कार्यक्रम हैं जो चलते हैं. पहला है तारा आत्मनिर्भर ग्रांट. यहाँ पर हम ग्रास रूट लेवल के जो NGOs हैं उनका सहयोग करते हैं, उन्हें सक्षम बनाते हैं. दूसरा है महेश सेफ्टी नेट. महेश सेफ्टी नेट मतलब माहेश्वरी कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं, उनके फैमिलीज़ में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उन्हें हम आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते हैं. और तीसरा जिसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, जिसके बारे में हम एक काम करते हैं सबसे ज़्यादा, वो है संयम, जो एक व्यसन रोकथाम में हमारी पहल है. अच्छा, बहुत अच्छा काम चल रहा है आपका. तो संयम प्रोजेक्ट एक्चुअली में क्या है? इसे शुरू करने का आपका मकसद क्या था, मोटिव क्या था? तो मैं आपको पहले 8 साल पीछे लेके जाती हूँ, जब हमने सोचा कि हमें क्या करना है और क्यों करना है. तो हमने ये जाना कि हमें डेफिनेटली बच्चों के साथ काम करना है. और बच्चों के साथ इसलिए काम करना है क्योंकि वो देश के भावी प्रतिनिधित्व है. उनके साथ हमने काम किया तो हमने देश के साथ काम किया. फिर हमने सोचा कि हम पूरे देश को तो ठीक नहीं कर सकते, बट हम पूना में रहते हैं, तो हमको पूना के स्तर पर बच्चों के साथ काम करना है. पर पूना में बच्चों के साथ क्या एक चीज़ है जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है. तब हमने जाना कि व्यसन जो बच्चों में वो बढ़ता जा रहा है. 11 की 16 उम्र के बच्चों के साथ हम संयम ये पहल चालू किए हैं, क्योंकि हमको लगता है कि अगर हमने समय के साथ व्यसन को नहीं बदला तो व्यसन हमारा समय बदल देगा. ये तो बहुत मतलब अभी वास्तववादी प्रश्न है. मराठी में उसको वास्तववादी मतलब बच्चों के लिए तो ये खतरनाक है ही, लेकिन पेरेंट्स के लिए, माँ बाप के लिए तो और भी. क्योंकि स्कूल जाते हैं बच्चे, वहाँ क्या करते हैं क्या नहीं करते, अभी ये भी थोड़ा टेंशन बढ़ाने वाली बात है. तो बच्चों और किशोरों में बढ़ते नशे के खतरे पर अध्ययन करने की जरूरत क्यों महसूस हुई और
SVAPC रिपोर्ट बनाने की प्रेरणा क्या थी? तो SVAPC का फुल फॉर्म है स्टेटस ऑफ वल्नरेबिलिटी टू एडिक्शन इन पूना सिटी। और हमने ये रिपोर्ट इसलिए इसके ऊपर अध्ययन किया बिकॉज़ हम सभी व्यसन की तरफ कैसे देखते हैं। हम व्यसन की बात तभी करते हैं जब वो दिखाई देने लगता है। जब व्यसन क्या है? व्यसन बेसिकली चाहत से आदत है, और आदत से जब वो ज़रूरत बन जाता है। तो हम ये आदत के क्षेत्र में नहीं काम करना चाहते थे, ये चाहत से आदत के क्षेत्र में काम करना चाहते थे, जहाँ पे नज़र नहीं दिखती हमारी। हम वो संकेत नहीं पहचानते कि वो क्यों उधर तक पहुँच चुका है, वो ज़रूरत तक क्यों पहुँच चुका है। तो हमने ये जाना कि हमें कोई बच्चों के साथ में बैठ के ये समझना पड़ेगा कि ये कैसे तनाव धीरे धीरे बढ़ता है, आसान उपलब्धता, दोस्तों के ऊपर से जो दबाव मिलता है, अपनी भावनाओं को ना समझ पाना और तुरंत राहत पाने की जो कोशिश है, वो हमारे एज एन बच्चों के अंदर की वल्नरेबिलिटी बढ़ाता है। तो ये कब पड़ती है, ये जानने से हमको समझेगा कि हम ये हस्तक्षेप जो है संयम के माध्यम से, वो कब करना चाहिए। इसलिए हमने ये SVAPC रिपोर्ट का अध्ययन किया। जब ये रिपोर्ट बनाई गई तब उसमें फिर कौन कौन शामिल हो गए थे, और मतलब ये बनाते वक्त जो तज्ञ लोग बोलते हैं तो उन्होंने भी भाग लिया होगा, तो उसके बारे में क्या बताएंगे हम? ये रिपोर्ट हमने बेसिकली पूना के चारों कोनों से लिया है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो हमने 4 ज्योग्राफिकल लोकेशंस लेके इस पे काम किया है, और इसके साथ हमने ज्ञान प्रबोधिनी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी के साथ किया है, क्योंकि वो इसमें एक्सपर्ट है। तो हमने 1-on-1 बेसिस पे 1887 विद्यार्थियों के साथ डिस्कशन किया, उनके साथ उनकी प्रक्रिया ली, और ये 13 से 22 के उम्र के बच्चों के साथ में काम किया, और 77 अडल्ट्स जो बच्चों के आसपास उनके जो लाइफ में केंद्रीय है, जैसे कि माता पिता, टीचर्स, डॉक्टर्स, काउंसलर्स, पुलिस। हमारा इसकी तरफ दृष्टिकोण ये था कि हमको बच्चों का जो अनुभव है और इनके आजू बाजू जो केंद्रीय लोग हैं, उनका जो नज़रिया है, दृष्टिकोण है, उसको एक साथ मिलकर हमने ये रिपोर्ट तैयार किया। अच्छा, फिर इसमें से जो आउटपुट निकलता है वो क्या निकला? ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। ये इंटरव्यू का भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली हमने कुछ गंभीर बातें निकाली इसमें से। एक जो थी वो थी कि 1 में से 6 बच्चों ने अल्कोहल का सेवन कर चुके हैं। वो हमने ये जाना कि 92% बच्चे जो हैं युवकों है, बिकॉज 13 से 22 के बीच में हुआ है, युवकों के जागरूकता थी उनमें, तो भी 40% ने तंबाकू का सेवन किया हुआ है। अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि जागरूकता मतलब सुरक्षित रहना नहीं है, हमें इसमें और कुछ करने की ज़रूरत है। 20% बच्चों ने ये कहा कि उन्हें मालूम है कि उनके आजू बाजू ड्रग्स मिलता है। अच्छा। तो एक्सपोजर भी है उनका। और हमको एक और इम्पॉर्टेंट बात पता चली कि 40% बच्चे जो 17 से 19 साल की उम्र में हैं, वो 3 से 6 घंटा ऑनलाइन रहते हैं। और ये चीज़ बढ़ती है उम्र के साथ में, क्योंकि 60% 20 से 22 की उम्र के बच्चों ने ये कहा कि वो 3 से 6 घंटा ऑनलाइन रहते, तो ये 40 से 60% में बढ़ गया। तो इसका मतलब ये है कि उम्र के साथ वल्नरेबिलिटी बढ़ती है, और ये 4 बातों से प्रभावित होती है। एक तो है जागरूकता, अवेयरनेस। दूसरा है अवेलेबिलिटी, उपलब्ध कितनी है उस चीज़ों की। तीसरा है संपर्क, कि हमारा एक्सपोजर कितना है उसका उन व्यसनों से। और चौथा है दृष्टिकोण, हमारा एटीट्यूड क्या है, क्या ये हमें सामान्य लगता है, क्या ये चलता हुआ एटीट्यूड है। तो इन सब कारणों से एक बच्चा वल्नरेबल हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें पता चली वो है ये कि इसका एक सुरक्षा कवच भी है जो बच्चों की ढाल बन सकता है, और वो है इमोशनल रेगुलेशन। तो ये निष्कर्ष निकला है इस रिपोर्ट का। बहुत गंभीर समस्या है नहीं क्या? तो उसके बारे में आप इतने सालों से काम कर रहे हैं नशा मुक्ति और उसको रोकथाम करने के क्षेत्र में, तो आपके अनुभव के अनुसार आज बच्चों और किशोरों में जो ज़्यादा खतरे हैं वो कौन से हैं? बच्चों और किशोर में जो ज़्यादा खतरे हैं, मतलब अभी जुवेनाइल केसेस बढ़ चुके हैं, ये नशा के वजह से बढ़ रहे हैं। बट ये जब वो एडिक्शन हो चुका है तब की बात है। जब मैं व्यसन रोकथाम की बात करती हूँ तब मैं सबका ध्यान यहाँ पे लाना चाहती हूँ कि
हमें इसके संकेत होते हैं, स्टार्टिंग के जो संकेत होते हैं वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो ये बहुत जल्दी से चाहत से आदत और आदत से ज़रूरत में बदल सकता है। ये एक घसरगुंडी है जो आराम से कोई भी नीचे उतर सकता है। तो ये खतरनाक नहीं, ये नाटकीय खतरा नहीं है, बट ये हमें हमारे आजू बाजू के लोगों को समझना, हमें बच्चों को समझाना, टीचर्स पेरेंट्स ने उनको समझा कर उन विदाउट जजमेंट बात करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें संवेदना की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, एम्पैथी जिसे कहते हैं, इंस्टेड ऑफ इस पे कोई कार्य करना, उनके ऊपर कुछ भी और दूसरा करना। जी। और जो बच्चे लोग मतलब बच्चे इस साइड में जाते नहीं, तो उनको फिर टॉर्चर किया जाता है कि अरे आप ऐसे हो वैसे हो। हाँ। तो वो नहीं करता हुआ बच्चा भी करने लगता है। हाँ। ऐसा भी होता है ना। यस। तो बच्चे वैसे भी उस एज में रिबेलियन के फेज में रहते हैं, उनका वो बढ़ती उम्र में रहते हैं, उनकी भावनाओं पर उन्हें समझ नहीं रहती कि वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्यों फील कर रहे हैं। तो उनके साथ में रहना, उनका मार्गदर्शन करना, उन्हें सजा या उन्हें भाषण ना देना। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब माता पिता और टीचर्स ने ही जो वो बात कर रहे हैं उसके हिसाब से अपना भी बिहेवियर वैसा रखना, जिसका मतलब है कि अपनी भावनाओं पे काबू करना, अपने तनाव को पहचानना, और जो ये जो व्यसन है उन्हें घर तक ना लाना, उसको सामान्य ना बनाना उनके लिए। बच्चे देखकर सबसे ज्यादा सीखते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो उनका मार्गदर्शन करना, उनका आइडल बनना इम्पोर्टेंट है। तो वही मतलब दोस्तों का बच्चों के फैसले पर कितना असर पड़ता है इस अध्ययन में, इसके बारे में क्या सामने आया है ये तो आपने थोड़ा बहुत बता ही दिया है। लेकिन और आपको क्या लगता है कि मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, तनाव फील करना, अपने फ्रेंड्स के साथ घुलना मिलना, उनके साथ वो जो कर रहे हैं वो चीज़ें करना, ये बहुत नेचुरल है। इनको हम दबाना नहीं चाहते संयम के माध्यम से। उन्होंने अपनी ज़िंदगी जीनी है, बट हम ये चाहते हैं कि वो समझे कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो संयम क्या है? संयम वो ढाल है जो बच्चों को समझाता है कि ना कैसे बोलना। क्योंकि हम जब हमारे फ्रेंड्स के साथ में रहते तो हाँ बोलना बहुत ईजी है, सबके साथ में जाना बहुत ईजी है, पर हम ना बोले, अपना समझे कि हमारे लिए ये सही नहीं है, और वो अंदरूनी तरीके से उसको निकाल कर अपने लिए एक भविष्य बनाए जो हमारे लिए हमें सुरक्षित लगता है, वो संयम का काम है। तो वो उन्होंने समझ लिया, तो फिर आजू बाजू का जो कुछ चल रहा है वो उनको नहीं इम्पॅक्ट करेगा। मराठीत एक म्हण आहे की प्रवाहाबरोबर वाहत राहणे, तर प्रवाहाच्या विरुद्ध जो जातो त्याला वाईट टाकलं जातं। हाँ ऐसा। यस। तो इस रिपोर्ट में इमोशनल रेगुलेशन यानी अपनी भावनाओं को सही तरीके से संभालने पर जोर दिया गया है। यह क्या है और इसका नशे से क्या संबंध है, इसके बारे में आप थोड़ी जानकारी दे दें। तो इमोशनल रेगुलेशन जो है, भावनिक नियमन, ये जो भी बच्चे मुश्किल भावना को महसूस कर रहे हैं, जैसे तनाव, चिंता, अकेलापन, दबाव, उसको महसूस करने की क्षमता रखना, उसे पहचानना, उसके साथ एक पॉज लेना और तुरंत राहत ढूंढने की कोशिश की ज़रूरत न लगना, इसका मतलब इमोशनल रेगुलेशन है। अच्छा। तो कोई भी बच्चा हम उसे कमज़ोर या गैर जिम्मेदार नहीं बोल सकते। अगर वो उसकी चाह है कि मुझे ना अभी एक सिगरेट फूकना है, समझिए, तो हमें उसके ऊपर ये नहीं सोचना है कि अरे ये तो कमज़ोर है, इसे कुछ समझा नहीं है, बट हमें ये समझना है कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है। वो व्यसन के आदी नहीं है, बल्कि वो शायद कोई थकान या मानसिक तनाव से मिलने से जो मिल रहा है उनको तनाव, उससे राहत पाना चाहता है। ये संवेदनाशीलता होना बहुत ज़रूरी है हमारे में। कैफीन एडिक्शन, एनर्जी ड्रिंक्स, पढ़ाई का दबाव, ये तो रहता ही है। तो उसके ऊपर उससे हम एनर्जी ड्रिंक्स ना पिए जब देखो तब, वैसा नहीं करना चाहिए। भावनिक नियमन वल्नरेबिलिटी और राहत के बीच में खड़ा रहता है। इमोशनल रेगुलेशन वो एक ढाल है जो वल्नरेबिलिटी और राहत के बीच में खड़ा रहता है। और यस, आई मीन वही वो ना बोलने का, हमारे अंदर से ना बुलवाने का काम करता है, जो हमारे भविष्य को उज्जवल बनाएगा। लेकिन कई ड्रिंक्स ऐसे हैं कि बच्चों को ही खुद पता नहीं होता है कि इसमें नशा है। तो उस बारे में मतलब क्या आप बोल सकते हैं?
आई थिंक अगर बच्चों को नहीं मालूम है तो उनके पेरेंट्स को तो मालूम होगा। लेकिन पेरेंट्स के सामने अगर लिया तो पता चलेगा। अभी स्कूल में है समझो, वहाँ जो छुट्टी रहती है खाना खाने की, तब जाके कुछ लेके आए और पी लिया तो फिर देखिए, हम हर जगह तो उनके ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकते, बट वो खुद अपने आप को अगर पहचाने कि मैं कुछ ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो मेरा उस पे मैं कितना अधीन हूँ उसके, क्या मेरी जिंदगी उसके बिना चल सकती है, या फिर मेरे को जब भी कुछ तनाव महसूस होता है तो मैं तुरंत उसके पास में जाती हूँ। जैसे कि आजकल लोग फोन उठाते हैं, जैसे ही उनको बीच में टाइम मिलता है वो अकेला नहीं रह पाते, उनको तुरंत फोन उठाने की जो आदत है, ये हमें भी मालूम है कि हमें फोन नहीं उठाना चाहिए, बट हम उसके अधीन हो चुके हैं। कहीं ना कहीं ना मालूम होते हुए भी मालूम है। बच्चों में भी उतनी क्षमता है ये समझने को सही और गलत के बीच में, सिर्फ उसको अच्छे से महसूस करे, अपने आप को वो टाइम दे, वो विराम दे, वो पॉज, वो जो संयम चाहिए वो लाए अपने अंदर, तो उनको अपने आप सही और गलत का फर्क समझ जाएगा। और नशे के मतलब कितने प्रकार है? नशे के काफ़ी प्रकार है। हमारा जो संयम करिकुलम है उसमें हमने एक्चुअली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और नेशनल कार्यक्रम फ्रेमवर्क के साथ में मिलकर बनाया है। तो उसमें जो नशे है वो है तंबाकू, ड्रग्स, सिगरेट, अल्कोहल, डिजिटल एडिक्शन, ये सब को हमने कवर किया है उसमें। और एनर्जी ड्रिंक्स भी अगर हम कहें तो एक प्रकार का नशा ही है, क्योंकि वो बढ़ते स्तर पे जा रहा है। कैफीन एडिक्शन है, तो नशे तो बहुत है। उसका आंसर सिर्फ एक है, वो है इमोशनल रेगुलेशन। अगर हमने वो उस पे नियंत्रण कर लिया, संयम ला लिया, तो हम आराम से इनको पार कर सकते हैं। इसमें और एक जोड़ना चाहूंगी, एरोडा की स्कूल में व्हाइटनर रहता है ना, वो व्हाइटनर की भी आदत कुछ कुछ बच्चों को लग गई है, और उसके मतलब वो नशा करते हैं उसका। तो ये भी मतलब खतरनाक है। यस ऑफ कोर्स, वो तो बहुत प्रकार है इसके, और वो नीचे से ऊपरी स्तर पर हर जगह है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ जो बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वहाँ पे है, काफी बच्चे जहाँ पे सब कुछ ठीक है वो भी व्यसन करते हैं। तो ये हर प्रकार का चलता ही आ रहा है। तो मैडम, अभी तक तो आपने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, उन्हें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो आप इसके बारे में क्या जानकारी देंगे? तो माता पिता, एक्चुअली मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था कि माता पिता को उन बच्चों का उदाहरण बनना है, उनका रोल मॉडल बनना है। तो अगर उनमें इमोशनल रेगुलेशन लाना है तो ये स्वाभाविक है कि उनमें खुद में इमोशनल रेगुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने इमोशनल रेगुलेशन में अपने इमोशन को पहचानना, उसे महसूस करना, जैसे मैंने बताया, उसके साथ रहना, तनाव के उसमें राहत ना ढूंढना उस तनाव की तरफ, वो जब तक उसको अपने बच्चों के सामने करेंगे तो बच्चा अपने आप उसमें वो आ जाएगा, वो अपने आप उसमें कर लेगा इमोशनल रेगुलेशन। तो बस उन्हें अपना उदाहरण बनना है बच्चों का, और उन्हें समझना है विदाउट जजमेंट, बिकॉज उनकी बढ़ती उम्र है, वो कोई अडल्ट्स नहीं है अभी तक। तो वो जो कर रहे हैं वो हर चीज़ सही और गलत में ना नापते हुए, उनको समझते हुए, उनका हाथ पकड़ के उनका मार्गदर्शन करना। और अगर पेरेंट्स भी कुछ लेते हैं तो उन्होंने अपनी तरफ से उसको छोड़ना चाहिए, फिर बच्चों को बोल सकते हैं ना कि ये अच्छा नहीं है, ये गलत है। ऑफ कोर्स, यस। तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा उनको। हाँ। तो इस रिपोर्ट से समाज, स्कूलों और नीति बनाने वालों को क्या संदेश मिलता है, इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे? तो संयम, ये जो हस्तक्षेप है वो व्यसन दिखने से पहले शुरू होती है। तो मैं स्कूलों को ये बताऊंगी कि आप नियमित रूप से संयम उपक्रम को चलाएं, बच्चों को उसके बारे में समझाएं कि संयम क्या है। उसी तरीके से काफ़ी हम हल तक पहुंच जाएंगे। टीचर्स को अपने आप में शुरुआती जो संकेत है जो बच्चों में दिखते हैं कि वो व्यसन अधीन होने वाले, उसमें अपने आप को परीक्षित करें, ताकि वो बच्चों को हाथ पकड़ के उन्हें आगे बढ़ा सके। और बाकी तो संयम का तो यही उद्देश्य है कि हम इसको हमारे करिकुलम में लाए, बच्चों के परमानेंटली उसको करिकुलम में लाए। बिकॉज ये जो है ना, ये एक बच्चे की असफलता नहीं है, ये एक बच्चा जिसको नहीं समझा कि सही गलत के बीच में, ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं, ये असफलता हमें पूरे पुणे शहर के लेवल पे दिख रहा है। तो इसका जो हमें हल ढूंढना है वो भी एक बड़े स्तर पर ढूंढना है, जो करिकुलम के माध्यम से हो सकता है। तो
ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, लेकिन समझो किसी को आपसे जुड़ना है तो वो कैसे जुड़े? अगर किसी को हमारे साथ में जुड़ना है तो पहले तो वो ताराचंद रामनाथ सेवा ट्रस्ट के बारे में जान सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो सुजाता मैडम है, राजेश है, उनके साथ में आप बात कर सकते हैं। उनको कैसे जुड़ना है, क्या उन्हें मेंटर बनना है, उन्हें वॉलंटियर बनना है, क्या वो टीचर है ऑलरेडी, तो उनको जिस तरीके से उनको इंटरेस्ट है उसके हिसाब से हमारे पास काफ़ी वेज है जिस तरीके से वो हमारे साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। उनके साथ में बात करके वो तुरंत जुड़ सकते हैं अगर उन्हें चाहिए तो। अच्छा, अगर किसी को आपका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, मतलब आपके ऑफिस का या किसी का, तो उसके बारे में आप जानकारी दे सकती हैं? यस, मैं आपको डेफिनेटली कॉन्टैक्ट नंबर दे सकती हूँ उसके लिए। तो हमारे साथ ताराचंद रामनाथ सेवा ट्रस्ट के साथ जुड़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.trst.org.in। अगर आपको डायरेक्टली हमारे जो हेड है संयम इंस्टीट्यूट के, उनके साथ बात करनी है तो वो सुजाता मैडम है। उनका ईमेल आईडी है sujata@trst.org.in और उनका नंबर इज़ 8262038734 8262038734। आइए हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू। इस फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सामुदायिक रेडियो में आके आपको कैसा लगा, और जाते जाते अपने श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे यहाँ पे आके बड़ा अच्छा लगा। ये मेरा पहला इंटरव्यू है, बड़ा ऐसा लगा नहीं कि मेरा पहला इंटरव्यू है। बातें एकदम फ्री फ्लोइंग निकली। मैं अपने श्रोताओं को यही बोलना चाहूँगी कि थैंक यू मुझे सुनने के लिए। ये जो इशू है इसको वो समझने के लिए। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि ऐसा तो होगा ही कि कभी ना कभी हमें लगेगा कि हमें ये करना है, ये ट्राई करना है, उस पे पाबंदी नहीं है। बट अपने आप को समझिए कि कभी ये चाहत से आदत और आदत से ज़रूरत ना बन जाए। और अगर आपको हमको ज्वाइन करना है तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये संयम का जो प्रोग्राम, वो एक दिन में दुनिया को नहीं बदल देगा, बट एक दिन ज़रूर बदलेगा। यस, सो उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच मैडम, आपने अपना कीमती वक्त रेडियो को दिया और इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, तो इसके लिए मैं आपकी शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। श्रोताओं, अभी आपने न्यासी ताराचंद रामनाथ सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी श्रीमती रुचिता राठी मैडम के साथ नीता तुपारे इन्होंने किया हुआ वार्तालाप सुना। श्रोताओं, हम आशा करते हैं यह प्रोग्राम समाज में परिवर्तन जरूर लाएगा और हमारे देशवासी नशा मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, नशा छोड़ो, भारत जोड़ो, इस स्लोगन के साथ मैं आपका दोस्त हर्षलाल पे आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।